नमस्कार साथियों। देखिए, हम पढ़ रहे थे राजस्थान भूगोल के पुराने पेपर, जो आरपीएससी और चयन बोर्ड के द्वारा आज तक पूछे गए पुराने पेपर है 15 साल, उनको हल कर रहे हैं। हम थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव सवाल हल कर रहे हैं, साथ ही साथ जहाँ मैपिंग की ज़रूरत है उसको भी साथ ले रहे हैं। लेबर असिस्टेंट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे अन्य भर्ती हो, चाहे एसआई हो, उन तमाम जो है भर्तियों के लिए अतिशीघ्र आप लोगों के लिए क्लासेस शुरू हो जाएगी। सबसे पहले यदि यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ज़रूर जुड़ जाए। क्लास के शेड्यूल का पता रखने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, और सभी एग्जाम की अच्छी टेस्ट सीरीज देने के लिए, ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज वैकेंसी देने के लिए प्ले स्टोर से जाके गोल गुरु अकेडमी जो अपना ऐप है उसको डाउनलोड कर ले। तो देखिए भाई, ये चौथी क्लास है। आरपीएससी और चयन बोर्ड के पिछले 15 साल जितने भी ओल्ड पेपर है उनको यहाँ पर हल कर रहे हैं। तो लेते हैं आज का पहला सवाल। देखिए, आज थोड़ा काम था, फिर भी मैंने सोचा क्लास मिस ना हो जाए, तो इसलिए लेके आया हूँ। लाइव लेके नहीं आ पाया, पूरी इच्छा थी कि आज लाइव ही पढ़ाएं। देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है। कल ही अपन ने देखा था कि जो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, जो राजस्थान के 61.11% भाग पे फैला हुआ है, जहाँ राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है, उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। यदि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल 3,42,239 में से आप 61.11 निकालोगे तो यही आएगा भाई। देखो, राजस्थान के कुल भूभाग का 2 तिहाई, मतलब 2 तिहाई, 2/3 भाग, यानी कि 61.11% जो भाग है वो मरुस्थलीय प्रदेश है। इसे भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य बनाता है। सभी को पता है कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद अपना राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया। देखिए, अगला सवाल है, राजस्थान में कौन सा मरुस्थल स्थित है। तो गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया में है। कल भी ऐसा एक सवाल आया था। ये सारे के सारे जो सवाल है वो पुराने एग्जाम, हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए सवाल है। थार रेगिस्तान जो है ये भारत व पाकिस्तान में मिलता है। तो अपना राइट आंसर तो हो जाएगा यही। सारा मरुस्थल जो है उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है। कालाहारी मरुस्थल जो है नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिणी अफ्रीका, यानी कि कौन सा महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर मिलता है। तो राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है भाई, थार का मरुस्थल है। देख लेते हैं, थार मरुस्थल जो है राजस्थान और पाकिस्तान में फैला हुआ है। राजस्थान और पाकिस्तान नहीं, भारत और पाकिस्तान में। थार मरुस्थल जो है राजस्थान में इसका सर्वाधिक विस्तार है, लेकिन भारत के जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, 4 राज्यों में इसका विस्तार है। पाकिस्तान में भी ये फैला हुआ है। पाकिस्तान में इसे क्या कहते हैं, चोलिस्तान इसे कहा जाता है। ठीक है भाई, ये विश्व का सबसे आबादी वाला, सबसे अधिक आबादी इस मरुस्थल में निवास करती है, तथा संसार में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है, अपना यही है। अगला सवाल, थार मरुस्थल के संदर्भ में सही कथन बताने। हमेशा जो है सवाल को बहुत अच्छी तरीके से देखना है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। तो देखते हैं, संपूर्ण मरुस्थल रेतीला व बालू का स्तूप है, तो अपना आंसर तो यही निकल के आ जाएगा। संपूर्ण जो मरुस्थल है वो बालू का स्तूप नहीं है, कहीं पर क्या है, मुक्त क्षेत्र भी है, मुक्त क्षेत्र भी है। अगला देखते हैं, अभी पहला सवाल था 1,75,000 वर्ग किलोमीटर जो है इसकी विस्तार है। ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है भाई। देखो, थार मरुस्थल जो है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है, बिल्कुल है। यानी कि जो है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में भी है, पूर्व में भी है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है क्या पश्चिम में है, बिल्कुल है पश्चिम में। भालेरी चूरू और मेंढा नदी घाटी सीकर में बरखान प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं। आगे देखेंगे कि मरुस्थल के जो है मार्च के लिए सर्वाधिक जो है उत्तरदायी कौन से बालू का स्तूप माने जाते हैं, बरखान, ये सिक्कर और चूरू में मिलते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला नहीं होगा, तो 2, 3 और 4 ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये इसका क्षेत्रफल है 25 सेंटीमीटर, यानी मुख्यतः बात करें थार के मरुस्थल के विस्तार का जो है वो क्या अरावली के पश्चिम से शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है, तो है बिल्कुल, और तो है नहीं, अरावली तो है नहीं इधर। तो 2, 3 और 4 इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल
पहला कथन गलत क्यों है कि संपूर्ण मरुस्थल रेतीला नहीं है। लगभग 41.5% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र भी है। तो युक्त कितना है? 58.50 जो है ये क्या है? युक्त है भाई। किससे? बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है। बाकी कथन सही है। थार मरुस्थल की ये जो है क्षेत्रफल है 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है और भालेरी, चूरू और मेंढा नदी घाटी सीकर में बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अगला सवाल, भू जलवायविक परमाणु के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में जो है मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था? मतलब ये जो मरुस्थल है वो कब है? 7,000 जो है वर्ष पूर्व ये मरुस्थल अस्तित्व में नहीं था, इसके बाद बना है। और राजस्थान में सबसे नवीन संरचना है भाई। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की यदि बात करें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश सबसे नवीन है और अरावली जो क्या है, अरावली सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन कैसी पर्वतमाला है? वलित पर्वतमाला है। कब की है? प्री कैम्ब्रियन काल की है। ठीक है भाई, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भू जलवायविक परमाणु के आधार पर लगभग आज से 7,000 वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था। उस समय ये क्षेत्र कैसा था भाई? हरा भरा और उपजाऊ क्षेत्र था। भूगोल विषय अपने को ये दर्शाता है कि पृथ्वी पर कुछ भी क्या है, स्थायी नहीं है, बदलता रहता है। भूगोल हमेशा बदलता रहता है। आज जहाँ पर मरुस्थल है, कभी यहाँ पर हिम गिरता था, कभी यहाँ पर हरा भरा क्षेत्र था, उपजाऊ मिट्टी थी। अगला सवाल लेते हैं भाई। थार रेगिस्तान में रेगिस्तानी त्रिकोण किसे कहते हैं? तो आप हमेशा 4 जिलों को देखते हैं और कंफ्यूज कहाँ होते हैं? इन 4 जिलों में होते हैं। तो बाड़मेर नहीं है भाई इसमें। क्या नहीं है? बाड़मेर नहीं है। तो देख लेते हैं, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। बाड़मेर नहीं है भाई। ठीक है, बीकानेर, जैसलमेर, पाली। पाली तो हो ही नहीं सकता। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये बाड़मेर आ गया, इधर भी बाड़मेर। तो ये बचता है भाई जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। अब जो है इस त्रिकोण में कौन घुस गया भाई? फलोदी भी आ जाएगा, लेकिन ये पुराना पूछा गया सवाल है। तो ये रेगिस्तानी त्रिकोण के रूप में जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर माने जाएंगे। ये 3 शहर थार रेगिस्तान का रेगिस्तानी त्रिकोण बनाते हैं और मरुस्थलीय क्षेत्र के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। देखो, थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? क्या उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग या उत्तरी पश्चिमी भाग? तो सबसे कम ऊंचाई जो है, आप सभी को पता है, लूनी नदी किधर से किधर आ रही है? ये जो है उत्तर पूर्व से दक्षिणी भाग की ओर आ रही है। तो देखो, हमेशा जो है नदी किसका अनुसरण करेगी? ढाल प्रवणता का। किसका? ढाल प्रवणता का अनुसरण करेगी। तो इधर से इधर ढाल है, मतलब ये पूछा है कि सबसे कम ऊंचाई। तो सबसे कम ऊंचाई दक्षिणी भाग की होगी। देखो, दक्षिणी भाग जो है मात्र 200 मीटर की ऊंचाई रखता है। उत्तरी भाग कितना है? 100 मीटर, इससे अधिक ऊंचा है भाई। थार मरुस्थल की समुद्र तल से सामान्य ऊंचाई जो है दक्षिणी भाग में इतनी, उत्तरी भाग में इतनी, इसलिए दक्षिणी भाग की ऊंचाई सबसे कम है। लूनी नदी तभी तो कच्छ की ओर चलती है भाई। राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ? एक बार पानी वानी पी लेता हूँ। तो बताओ भाई। देखो, जो है नवगठित जिले, इनसे पहले इन जिलों की संख्या अलग थी, अभी अलग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा भाई, कल ही देखा था। देखो, वर्तमान नवगठित के बाद 16 जिले आते हैं। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के कितने जिलों को? 12 जिलों को। याद रखना, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के 12 जिलों को जो है मरुस्थलीय जिले माने हैं। किंतु वर्तमान नए जिलों के पुनर्गठन के पश्चात मरुस्थलीय जिलों की संख्या कितनी हो गई? 16 हो गई है भाई। अब आप इसमें देखोगे तो नहरी क्षेत्र वाले गंगानगर, हनुमानगढ़ आ जाएगा। और जो है आपके मरुस्थल का सबसे महत्वपूर्ण जिला जैसलमेर आ जाएगा। फलोदी भी आ जाएगा। बालोतरा, ये दोनों जो नए बने हैं पश्चिमी राजस्थान में, ये आ जाएंगे। बीकानेर पहले भी आता था, अभी भी आता है। नागौर भी आता है। ब्यावर जो है अजमेर से बन के अलग हुआ है, इस जिले का उत्तर पश्चिमी भाग आएगा।
डीडवाना कुचामन जो नागौर से अलग हुआ ये भी आएगा। सीकर जो शेखावाटी वाला है, चूरू, झुंझुनू, ये तीनों शेखावाटी वाले मरुस्थल में आएंगे। जालोर, पाली, बाड़मेर और जोधपुर ये सारे के सारे आएंगे। एक ये है कि अरावली से इधर वाला एक ये जो जिला है सिरोही, ये नहीं आएगा। बाकी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। राजस्थान का कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्र में नहीं है? देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बता ये रहा है कि मरुस्थल क्षेत्र में कौन सा जिला नहीं आता। तो अभी देखा है झुंझुनू आता है, जोधपुर आता है, जैसलमेर आता है, कौन सा नहीं आता? उदयपुर नहीं आता। तो उदयपुर किस में आता है भाई? अरावली में आता है। और अरावली का सर्वाधिक विस्तार यहीं पर है, सर्वाधिक विस्तार वाला जिला। सर्वाधिक विस्तार वाला जिला कौन सा है? यही है, उदयपुर। अब देखो, गैर मरुस्थली की बात करें तो अनुसूचित मरुस्थल के क्षेत्र में नहीं आता, ये दक्षिणी राजस्थान में स्थित है और अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा ये माना जाता है। अरावली वही है जो अरब सागर से निकलकर कहाँ, दिल्ली स्थित राजसीना की पहाड़ी राष्ट्रपति भवन तक जाती है। इसी कारण अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? क्या ढोर कहते हैं, रोहिड़ा कहते हैं, खेजड़ी कहते हैं या दरियन कहते हैं? बिल्कुल दोहरा या दरियन इनको कहा जाता है। देखते हैं, बिल्कुल गतिशील रेत के टीलों का स्थायी नाम क्या है? दोहरा व दरियन है। पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मरुस्थल को बालू रेत के टीले, दोहरे, दरियन के अधिक फैलाव के कारण क्या कहते हैं? थड़ी कहा जाता है। थड़ी का सही अपन मतलब देखे तो रेत ही रेत, मतलब जहाँ रेत ही रेत है उसे क्या कहेंगे? थड़ी क्षेत्र कहेंगे। तो यहाँ पर जो है रेत के टीले हैं, उन टीलों को दोहरे या दरियन कहा जाता है। और यहाँ पर रेत का अधिक फैलाव होने के कारण इस क्षेत्र को थड़ी कहा जाता है। वायु द्वारा लाई गई बालू का भार शीर्ष के छोर पर छोड़ दिया जाता है और जो है तथा इनकी दोनों भुजाओं के बीच में, दोनों भुजाओं के बीच में जो है रगड़ से ग्रत बन जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? डांड या डांड कहते हैं भाई। ठीक है, तो डांड जो है स्थलाकृति किससे संबंधित है? मरुस्थलीय स्थलाकृति इससे माना जाता है। थार मरुस्थल में डांड के नाम से कौन सा जाना जाता है भाई? नकली स्थान, मरुस्थल में हरा भरा क्षेत्र। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? मरुस्थल का मरु उद्यान कहा जाता है। तो चंद्राकार बालू का स्तूप में जो गर्त है, चंद्राकार बालू का स्तूप में जो गर्त है, इन गर्तों को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं डांड। आपको पूछ सकते हैं डांड क्या है, तो आप बताओगे मरुस्थलीय स्थलाकृति है भाई। मरुस्थल में पलाया, उत्सृत बेसिन, ये नहीं है भाई। पलाया को अपन ने कल भी पढ़ा था, आगे भी देख लेंगे। तो देखिए, बालू का स्तूप की दोनों भुजाओं के बीच जो वायु की रगड़ से गर्त बनता है उसे स्थानीय भाषा में डांड कहते हैं। आगे देखिए, राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? तो मैंने कल भी बताया, आज फिर बता रहा हूँ। पहले क्या था? पेंजिया था। इसके चारों ओर जो पानी था उस पानी को नाम क्या दिया? पैंतालासा दिया, पीपी। ठीक है, निकट भविष्य में जो है इस पेंजिया का विभाजन होता है, एक तो अंगारा लैंड और दूसरा कौन सा? गोंडवाना लैंड। बीच में पानी भर जाता है, उसे क्या कहते हैं? तैतीस सागर कहते हैं। तो यहाँ का कोई भी अवशेष अपने भारत या राजस्थान में नहीं है, इसका और इसका अवशेष है। अब इसके दो अवशेष है, एक तो अरावली और एक दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, जिसे अपन क्या कहते हैं? हाड़ौती प्रदेश। ये हाड़ौती और अरावली इसका पार्ट है। पूर्वी मैदान और पूर्वी मैदान व पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र ये किसका पार्ट है? ये तैतीस सागर का पार्ट है। तो देखिए भाई, राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसके अवशेष माने जाते हैं? तो थार का मरुस्थल जो है तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। बिल्कुल, थार का रेगिस्तान है, पूर्वी मैदानी भाग किसी समय तैतीस सागर का ही भाग था, उसके अवशेष है। तैतीस सागर के अवशेष के रूप में राजस्थान में आज भी सांबर सबसे बड़ी खारे पानी की झील किसकी? राजस्थान की, जो भारत के 8.7% नमक का उत्पादन करती है, डीडवाना। डीडवाना कुचामन में पंचभद्रा जो कि बालोतरा में स्थित है। आदि खारे पानी की जो बड़ी झीलें हैं जिन्हें अपन पलाया झील भी कहते हैं, तथा आकल गांव जो कहाँ पर है? जैसलमेर में है, जो क्या है? लकड़ी के जीवाश्म यहाँ मिलते हैं। ये सभी जो प्रमाण है ये दर्शाते हैं कि ये क्षेत्र जो है तैतीस सागर का अवशेष है।
पलाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक आंचल में? तो पलाया सभी को पता है थार का मरुस्थल में है, बिल्कुल। 33 सागर के अवशेष है ये, और थार के मरुस्थल में पाई जाती है, खारे पानी की झीलें हैं। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है भाई? तो गोडवाड़ प्रदेश जो है इसका दूसरा नाम क्या है? लूणी प्रदेश है। क्या है? लूणी प्रदेश है, मतलब लूणी नदी जिस प्रदेश में बहती है उसको क्या कहते हैं? गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। किसका भाग है? सभी को पता है, पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है लूणी प्रदेश, और इसी को ही क्या कहते हैं? गोडवाड़ प्रदेश। तो पश्चिमी राजस्थान के अर्धशुष्क मैदान के उपखंड लूणी बेसिन को गोडवाड़ा प्रदेश या गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ पर अर्धशुष्क नाम आया है, शुष्क आता तो शुष्क को अपन ने दो भागों में बांटा था, बालू का स्तूप युक्त और मुक्त। अब देखिए अर्धशुष्क को चार में बांटते हैं अपन, गग्गर के मैदान, उसके बाद अपना शेखावाटी क्षेत्र, उसके बाद नागौर उच्च भूमि, और लास्ट वाला कौन सा हो गया? गोडवाड़ प्रदेश। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? यहाँ शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु, बिल्कुल राइट है। यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ये भी सही है। यहाँ सदाबहार वन, सदाबहार नहीं भाई, ये तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में या दक्षिणी राजस्थान के कुछ पार्ट में मिलेगा, या फिर कहाँ मिल सकते हैं? अपने सिरोही वाले पार्ट में। यहाँ बालू के स्तूप पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा, और ये जो है फैक्ट गलत हो जाएगा। अब देखिए सदाबहार वन, थार में क्या पाई जाती है? शुष्क जलवायु मिलती है, रेतीली मिट्टी मिलती है, बालू के स्तूप मिलते हैं, कांटेदार झाड़ियां मिलती है। यहाँ पर सदाबहार वन नहीं मिलते। सघन सदाबहार वन दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में मिलते हैं, थार में इस प्रकार के वृक्ष नहीं मिलते। अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह, जहाँ एक दशक में 9 उल्कापिंड, उल्कापिंड जो है वो गिरे हैं। कहाँ पर गिरे हैं? राजस्थान के पश्चिमी पार्ट में बात करें तो थार का रेगिस्तानी आंचल। ये जितने भी सवाल है ये पूछे गए हैं, और हाल फिलहाल 2021, 22 और 23 तथा 24 के एग्जाम में पूछे गए सवाल है। पिछले एक दशक में सर्वाधिक उल्कापिंड थार के रेगिस्तान में गिरे भाई। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चोलिस्तान कहा जाता है, अपन ने देखा अभी। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला और जैव विविधता वाला है। बाप बोल्डर्स बेड राजस्थान के किस जिले में है? तो यदि बात करें बाप बोल्डर्स, तो यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, वर्तमान में ये कहाँ पर है? ये फलोदी में है। कहाँ पर है? फलोदी में है। फलोदी से 50 किलोमीटर दूर बीकानेर मार्ग पर है भाई, बीकानेर मार्ग पर है। कौन सा? बाप बोल्डर बेड। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर तो हो जाएगा, जो तो जब एग्जाम हुआ था तब फलोदी बना नहीं था। देखो जोधपुर, ये कब का है भाई? परमो कार्बेनिफेरस। अपन इनको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, परमो कार्बेनिफेरस। बाप बोल्डर बेड फलोदी जिला जो पूर्वी जोधपुर में आता था, कि बाप गांव के आसपास जो है गोलासम, ऐसे बटने होते हैं ना भाई, गोल गोल बटने हुए हैं, ये लगे कि कदई इस तरीके से जो है ये गोलासम संस्तर, मतलब स्तर में मिलते हैं, ताल चीर बोल्डर बेड के समकालीन इन्हें माना जाता है। आपको पूछ सकते हैं बाप बोल्डर जो है कहाँ पर है? फलोदी में है। ये कब के हैं? परमो कार्बेनिफेर से युग से संबंधित इन्हें माना जाता है। पश्चिमी राजस्थान के रेतीली मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? मुक्त की बात कर रहे हैं तो मुक्त जो है 41.5 है। यदि युक्त आता तो 58.50% आ जाता। पश्चिमी रेतीली राजस्थान में 41.5 प्रतिशत बालू का स्तूप मुक्त है, जबकि लगभग 58 ये एग्जिट क्या है? 58.50%। एग्जाम में पूछ सकते हैं। भाग जो है बालू का स्तूपों से आच्छादित है भाई। अगला सवाल, राजस्थान में कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो बरखान है, अर्धचंद्राकार बरखान। पैराबोलिक है, राजस्थान में हर जगह मिलेंगे, सर्वाधिक मिलेंगे। सीप भी है भाई। तो थली नहीं है। थली मतलब क्या है? जहाँ रेत ही रेत वाला जो क्षेत्र होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? थली बोलते हैं, ना कि बालू का स्तूप। तो बालू का स्तूप के प्रकार देखो, बरखान कैसा होता है? अर्धचंद्राकार रेत के टीले, और रेगिस्तान के मार्च के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी इसे ही माना जाता है। पैराबोलिक, ये जो है महिलाओं की हेयरपिन होती है उसके समान होते हैं, और सब जगह मिलते हैं राजस्थान में। सीप जो है अनुदैर्घ्य प्रकार का होता है, और ये इसकी आकृति इस प्रकार से होती है। बरखान की जो है एक भुजा बहुत आगे तक चली जाती है और हवा के समानांतर सा लगने लगता है, तो वो सीप होता है। अनुप्रस्थ जो है
हवा के समकोण पर, इधर से हवा चल रही है, इस प्रकार से बनते हैं तो उन्हें अनुप्रस्थ कहते हैं। तारा बालू का स्तूप तारे की आकृति जो है ये बनाता है। थली बालू का स्तूप का प्रकार नहीं, बल्कि ये रेत वाला क्षेत्र जो है इसे थली कहा जाता है। बालू का स्तूप के प्रकार, पवन की गति के अनुसार की यदि बात करें तो अनुदैर्घ्य, पवन इधर से चल रही है तो इस प्रकार से जब बालू का स्तूप बनते हैं, इसके समकालीन बनते हैं, सॉरी इसके समानांतर बनते हैं तो इसे अनुदैर्घ्य कहते हैं, पौना अनुवर्ती कहते हैं, तथा रेखीय बालू का स्तूप कहते हैं। 3 नाम है इसके। बरखान या फिर अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, ये जो है इस प्रकार से बनते हैं भाई, इस प्रकार से बनते हैं। ये वाला जो ढाल है, ये वाला ढाल मंद होता है, ये वाला ढाल जो है तीव्र होता है। ठीक है, मतलब पवन के जो सामने वाला ढाल है, पवनमुखी ढाल जो है ये मंद होता है, पवन विमुखी ढाल ये होता है तीव्र। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, मान लो इधर से हवा चल रही है तो इस प्रकार से जो है बनते हैं भाई, समकोण पर बनते हैं, तो ये कौन से कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके अनुप्रस्थ। अब देखो आकृति के अनुसार, महिलाओं की हेड पिन मतलब माथे की जो पिन होती है, बाल जड़ने वाली, बांधने वाली, तो इस प्रकार के बालू का स्तूप पैराबोलिक कहते हैं। राजस्थान में हर जगह मिलेंगे भाई, हर जगह मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, तथा सर्वाधिक मिलेंगे कौन से, पैराबोलिक। ठीक है भाई। सी पे बालू का स्तूप कुछ नहीं है, अनुदैर्ध्य प्रकार का ही बालू का स्तूप है, और इसकी एक भुजा लंबी होती है, एक भुजा छोटी होती है। यदि बात करें तो बरखान होता है, बरखान की एक भुजा जब हवा के समानांतर हो जाती है तो उसे सी प्रकार का बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप, फिर देख लेते हैं, तारे की आकृति जब बनाता है बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप कहलाता है। तारा बालू का स्तूप कहाँ मिलते हैं, तो ये देखो भाई, मोहनगढ़ क्षेत्र, मोहनगढ़ कहाँ है, जैसलमेर में है, जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर। सरदार सेठ चूरू, तो चूरू वाले क्षेत्र में बरखान मिलेंगे। सिवाना फलोदी सिवाना में नहीं मिलेंगे, मोहनगढ़ जैसलमेर कोलायत बीकानेर में ये नहीं मिलेंगे। तो यही होगा भाई, मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर और सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर में जो है किस प्रकार के तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। देख लेते हैं, तारा बालू का स्तूप जैसलमेर के मोहनगढ़, अरे मोहनगढ़, पोखरण तथा गंगानगर के सूरतगढ़ में मिलते हैं। पोखरण, मोहनगढ़, पीएम से याद रखना भाई, तारा, अरे पीएम हमेशा जो है देश का तारा माना जाता है, पहला जो है ऐसे शासक अपन मानते, पहला व्यक्ति तो किसे बोलते हैं, राष्ट्रपति को बोलते हैं, तो तारा अपन मानते किसको, पीएम को। तो तारा बालू का स्तूप जो है पीएम मतलब जैसलमेर के पोखरण और मोहनगढ़ तथा गंगानगर के सूरत, तारे की सूरत। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं भाई, तो देखो अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मतलब हवा के समकोण पर, तो बीकानेर और गंगानगर, जोधपुर बाड़मेर, जालौर पाली, जोधपुर नागौर, तो यही आएगा भाई इसका, बीकानेर और गंगानगर। ये गंगानगर, ये बीकानेर जो है, यहाँ पर बालू का स्तूप कौन से मिलेंगे, अनुप्रस्थ मिलेंगे, मतलब हवा के समकोण बनने वाले, बिल्कुल पवनों की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप। इनकी ऊंचाई कितनी होती है भाई, कहीं पर 10 मीटर, कहीं पर 40 मीटर, मतलब 10 से 40 मीटर के बीच में इनकी ऊंचाई होती है। और दूरी मतलब ये लंबाई में कितने बनते हैं, आधा किलोमीटर से लेके 1 किलोमीटर तक इनकी लंबाई होती है। बीकानेर और गंगानगर में मिलते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो है बीकानेर, बीकानेर, गंगानगर, गंगानगर के कौन से, सूरतगढ़, सूरतगढ़ में तारा भी अपन ने पढ़ा था, है ना। हनुमानगढ़ के रावतसर में भी इस प्रकार के मिलते हैं भाई। तो देखो गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू तथा झुंझुनू, इस वाले ये जो जिले हैं यहाँ पर अनुप्रस्थ प्रकार के बालू का स्तूप आपको मिलेंगे। चूरू में मुख्यतः कौन से, बरखान मिलेंगे, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं कि रेगिस्तान के मार्च के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीले, अर्धचंद्राकार रेत के टीले जो है क्या कहलाते हैं, रेत के टीले जो है वो क्या कहलाते हैं, इन्हें कहते हैं बरखान। क्या कहते हैं, बरखान इन्हें कहा जाता है। क्या कहते हैं, बरखान इन्हें कहा जाता है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जो 20 से 35 समवर्षा रेखा के बीच पश्चिम में मिलते हैं भाई। अब देखो जैसलमेर से गुजरती है कौन सी, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, उसके बाद 20 से 35, 20 से 35 जो सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के पश्चिम वाले पार्ट से गुजरती है,
तो इसके बीच में इस प्रकार के बालू का स्तूप आपको मिलेंगे। इनकी ऊंचाई जो है 10 से 20 मीटर होती है तथा चौड़ाई भी ज़्यादा नहीं होती है, 100 से 200 मीटर तक इसकी चौड़ाई होती है। मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान मतलब मरुस्थल के मरुस्थल के मार्च में सर्वाधिक योगदान, मार्च में सर्वाधिक योगदान किसका है? बरखान का है। सर्वाधिक योगदान होता है क्योंकि ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं भाई। बरखान बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तो देखो यहाँ से सवाल बना है भाई। मैंने इतने क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ से एग्जाम में डीपली सवाल भी पूछा गया है, तो बरखान आपको याद रखना है। देखो कहाँ पर, चूरू में तो मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि चूरू यहाँ जो उत्तरी अरावली है वहां पर गैप है और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। कौन? मरुस्थल को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं बरखान बालू का स्तूप। तो भालेरी, बाला लेके आगे चल रहे हैं, तो भालेरी। जैसलमेर में भी मिलते हैं। जैसलमेर में मुख्यतः कौन से है भाई? मुख्यतः जैसलमेर में कौन से हैं? अनुदेद्रीय है। कौन से मिलते हैं? अनुदेद्रीय। सिक्कर में भी ये मिलते हैं। बरखान सूरतगढ़, गंगानगर और लूणकरणसर बीकानेर में भी मिलते हैं। करणी माता देशनोक बीकानेर में जो है कौन से प्रकार के? बरखान प्रकार के। बाड़मेर और बालोतरा में भी कौन प्रकार के? ये आपके बरखान प्रकार के बालू का स्तूप। ओसिया व जोधपुर में भी मिलते हैं। डीडवाना कुचामन में भी ये मिलते हैं। बरखान बालू का स्तूप जो है प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में मिलते हैं? तो अभी अपन ने देखा था 20 से 35 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के मध्य ये मिलते हैं। बिल्कुल, बरखान बालू का स्तूप 20 से 35 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्र में ये मिलते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में ये मिलते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ये बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनाभिमुखी ढाल वाला होता है। मैंने कहा था जिधर से हवा आ रही है इधर वाला ढाल क्या होगा? मंद होगा। क्या होगा? ढाल मंद होगा। और इधर वाला क्या होगा? तीव्र होगा। आगे देखिए सीप क्या है? तो सीप मैंने कहा था कि ये बरखान का ही एक भुजा जब आगे चली जाती है तो इस प्रकार का बालू का स्तूप बनता है, उसे कहते हैं सीप। तो ये किस प्रकार से हवा के समानांतर हो गया? तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप इसे कहा जाता है। बरखान के निर्माण में जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की एक भुजा जो है आगे चली जाती है, आगे की ओर निकल जाती है और हवा के समानांतर हो जाती है, तो इसे सीप या सीप कहा जाता है। बरखान के अर्धचंद्राकार निम्न भूमि क्षेत्र में उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? रोही कहते हैं। तो रोही का रोजड़ा, ऐसे कहावत है ना कि रोही का रोजड़ा है। इसे तो क्या पता कि भाई संघर्ष क्या होता है। मतलब उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? रोही कहते हैं। बरखान के अर्धचंद्राकार निम्न भूमि क्षेत्र में जो उपजाऊ भूमि होती है उसे। कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होता है? मतलब इधर से इधर हवा चल रही है तो यहाँ पर जब निर्मित होगा तो वो कौन सा है? सीप है भाई। सीप किसका दूसरा रूप माना जाता है? अनुदैर्ध्य का। तो बिल्कुल सीप या अनुदैर्ध्य पवन के समानांतर ये बनते हैं। अनुप्रस्थ पवन के समकोण पर ये बनते हैं। और सीप व अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं। इनका विस्तार जो है सर्वाधिक जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम वाले भाग में। ये मान लो जैसलमेर है, जैसलमेर के दक्षिण और पश्चिम इस वाले पार्ट में जो है, या सीधा से बात करें तो अनुदैर्ध्य जो है पाकिस्तान की सीमा के समानांतर, की सीमा के समानांतर कौन से प्रकार के? ये अनुदैर्ध्य प्रकार के। अब देखिए थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूप से पटी है? तो देखो भाई पैराबोलिक, जो मैंने कहा था कि हर जगह ये मिलेंगे, मतलब जहां जाओगे तो पैराबोलिक आपको मिल ही जाएंगे। बिल्कुल हेयरपिन जैसा बालू का स्तूप जो है पैराबोलिक बालू का स्तूप कहते हैं इसे। इस प्रकार के बालू का स्तूप बीकानेर में सर्वाधिक मिलेंगे, लेकिन जो है राजस्थान में सभी जगह इस प्रकार के बालू के स्तूप देखने को मिलेंगे। बात सर्वाधिक की करें तो पैराबोलिक बीकानेर में मिलेंगे सर्वाधिक। पैराबोलिक बालू का स्तूप का विस्तार संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में मिल जाएगा। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख बालू के स्तूप कौन से हैं? तो सबसे प्रमुख तो यही हो गए भाई, पैराबोलिक ही हो गए। कौन से हो गए? पैराबोलिक। पैराबोलिक सब जगह मिलेंगे इसलिए महत्वपूर्ण हो गए। पैराबोलिक बालू का स्तूप राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख और व्यापक रूप से पाए जाते हैं। इनका विस्तार संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलता है। अब देखिए अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप की विशेषता। सर्वाधिक जो विस्तार है जैसलमेर, जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम भाग में। इसके अलावा जैसलमेर के अलावा जोधपुर में
और बाड़मेर में। अब वर्तमान में फलोदी भी इस पर थोड़ा बहुत आ ही गया भाई। ऊंचाई 10 मीटर से 60 मीटर तक होती है। पवन की दिशा के समानांतर इस प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं। द्विस्वती नदी जो है इसकी घाटी में रेखीय पवनानुवर्ती बालू का स्तूप चिन्हित होते हैं। द्विस्वती जो नदी है इसकी घाटी में इस प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। अब एक बार सार देखेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ भाई। देखिए सार, जितना कुछ पुराने पेपरों का ये निचोड़ पड़ा है उनको सार के रूप में भी मैं लेके आया हूँ। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है कि पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है राजस्थान के 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर फैला है। मतलब संपूर्ण राजस्थान का 2/3 भाग बोले तो 61.11 इसी के पास है प्रतिशत भाग। मरुस्थल थार रेगिस्तान पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है, विश्व का सबसे आबादी वाला सर्वाधिक जैव विविधता वाला। राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार मरुस्थलीय जिले कितने 12 है, वर्तमान में जिले कितने हैं 16 है। रेगिस्तानी त्रिकोण जैसलमेर जोधपुर और बीकानेर की अपन ने बात करी थी। देखिए प्रकार किनके बालू का स्तूप के, पैराबोलिक सर्वाधिक ये जो है राजस्थान में मिलते हैं, सभी जगह मिलते हैं। और सर्वाधिक एक जगह की बात करें तो बीकानेर में मिलेंगे। बरखान जो है अर्धचंद्राकार है, सर्वाधिक गतिशील है और रेगिस्तान के मार्च के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। सीप जो है अनुदैर्ध्य प्रकार के बालू का स्तूप है और पवन के समानांतर बनते हैं। अनुप्रस्थ जो है बीकानेर और गंगानगर में मिलेंगे और हवा के समकोण पर बनते हैं। तारा जो है जैसलमेर के मोहनगढ़ और गंगानगर सूरतगढ़ में मिलते हैं भाई। ठीक है, पोखरण में भी मिलते हैं जैसलमेर के। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो बालू का स्तूप मुक्त जो क्षेत्र है वो कितना है 41.50 है और युक्त कितना है 58.50 है। थली की बात करें तो जहाँ रेत ही रहते हैं उसे क्या कहते हैं, थली कहते हैं। दरियन और दोरे क्या है, गतिशील रेत के टीले हैं, ये दोरे या दरियन कहलाते हैं। डांड क्या है, चंद्राकार स्तूप में जो गर्त बनता है वहां पर जो है उनको अपन क्या बोलते हैं, डांड बोलते हैं। रोही मतलब बरखान में जो उपजाऊ भूमि होती है उन्हें क्या बोलते हैं, रोही बोला जाता है। ऐतिहासिक तथ्य की बात करें, थार मरुस्थल तैतीस सागर का अवशेष है। 7,000 वर्ष पूर्व यहाँ मरुस्थल नहीं था, ये क्षेत्र हरा भरा था। पलाया झीले जो है सांबर डीडवाना पंचभद्रा ये किसके प्रमाण 33 सागर के अवशेष माने जाते। तो ये थी खूबसूरत क्लास आज की। बताना कमेंट बॉक्स में कैसी लगी। अपनी जो है ये सेशन लगातार चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।